हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्लास 11 स्टैंडर्ड कॉमर्स सेक्शन, जिसमें ये डिफरेंशिएशन 9th चैप्टर है। उसमें दो एक्सरसाइज है 9.1 एंड 9.2। ये दोनों भी एक्सरसाइज हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के। तो ये फॉर्मूलेज हम सिर्फ फॉर्मूलेज ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल्स भी करेंगे क्वेश्चंस के। तो ये जो फॉर्मूलेज है वो 4 फंक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन हम पढ़ते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन में आपको 3 फॉर्मूलेज हैं। उसमें से फर्स्ट वाला देखते हैं, d/dx ऑफ रेस टू x। d/dx मीन्स डेरिवेटिव, तो इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब इसे हम सम के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो ये जो x दिख रहा है ना आपको, ये x, यही है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो हमें लिख देना है d/dx ऑफ y मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y। अब डेरिवेटिव हम एक साइड लिखते हैं तो दूसरे साइड भी हमें लिखना पड़ता है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी आपको डेरिवेटिव डाल देना है, डेरिवेटिव ऑफ y। अब यहाँ पर भी आपको डेरिवेटिव डालना है, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव d/dx ऑफ x। अब dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y हम वैसे ही लिखते हैं, तो हमने लिखा dy/dx, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट d/dx ऑफ x दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? हमने ऊपर पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू होती है 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो हमें 1 लिख देना है। सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n। x रेस टू n का फॉर्मूला है n आगे जाकर रेस, यहाँ पर n रेस में, बट आगे जाएगा तो वो बेस में हो जाएगा। तो आगे लेकर जाना है, n आ गया इधर बेस में, इंटू x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, n आगे गया, x वैसा का वैसा ही रहा, n इंटू x हो गया ये। अब n-1 कर देना है आपको रेज में। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, y इज इक्वल्स टू x रेस टू 4। अब इसे वैसे ही हमें जैसे यहाँ पर किया था डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे यहाँ पर भी करना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ y मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y। हमने एक जगह पे डेरिवेटिव डाला तो दूसरी जगह पे भी डालना है, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 4। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, n के जगह पे आपको कोई भी नंबर्स दे दिया जाएगा। तो n की जगह पे आपको नंबर दे दिया 4, तो ये हमारा क्या बन गया, x रेस टू 4। तो ये किस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, x रेस टू 4, x रेस टू n से रिलेट कर रहा है, नंबर x रेस टू n, x रेस टू 4। तो x रेस टू n वाला फॉर्मूला ही हमें लिखना है। x रेस टू n फॉर्मूला क्या था, n था स्टार्टिंग में, तो हमने स्टार्टिंग में n लिखा, दैट मीन्स 4 लिखा हमने, x को वैसे ही लिख दिया। और n-1 था तो हमने 4-1 कर दिया, 4-1। अब ये फॉर्मूला इधर ही ऐड नहीं होता है, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो dy/dx को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वैसे ही लिखने का है, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, 4x रेस टू 3, 4-1 3, दैट्स इट, 4x रेस टू 3। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन का थर्ड फार्मूला देखते हैं, जो है d/dx ऑफ रेस टू d/dx ऑफ रूट x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ रूट x। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू रूट x, तो आपको इसे डिफ्रेंशिएट लिखना है, वैसे ही पहले जैसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y के इधर पे हम डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव डालना है, d/dx ऑफ y मीन्स dy/dx मीन्स। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव डाल दिया, राइट हैंड साइड में भी डालना है, तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ रूट x। यहाँ पे हमने d/dx डाल दिया, रूट x वैसा का वैसा। तो अब ये रूट x किस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, हमने ऊपर पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। लेकिन इसका जो वैल्यू आती है वो क्या होती है,
1/2√x। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2√x। दैट्स इट। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जो था अलजेब्रिक फंक्शन का। अब हमने जैसे कि बोला था इसमें टोटल 4 फंक्शंस है आपको फॉर्मूलेस के, हमने फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो e⁻x लिखा है यहाँ पे। रेज में अगर कोई भी फंक्शन के अगर रेज में x हो तो हम उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें 2 फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव d/dx ऑफ e⁻x, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। e⁻x का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, e⁻x, बस यहीं तक फॉर्मूला है। ये मैंने आपको अभी बताता हूँ ये क्या है, बस आपको यहीं तक लिखना है, लेकिन e⁻x तक क्वेश्चन ही आंसर है। e⁻x। ये फॉर्मूला यहीं एंड अप हो जाता है हमारा फर्स्ट वाला। अब हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, d/dx ऑफ a⁻x। a⁻x का फॉर्मूला भी वैसा ही है जैसा e⁻x का था। a⁻x हमें लिख देना है, बट इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। आपको इंटू करके log a लिखना है, log लिख देना है, a लिख देना है। यहीं पे हमारा फॉर्मूला सेकंड वाला भी ख़त्म हो जाता है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, हमने यहाँ पर दोनों भी एक जैसे दिख रहे हैं e⁻x, बट यहाँ पे a⁻x है, तो हमें यहाँ पे इंटू करके log a लिखा, तो हमने यहाँ पे इंटू करके log e क्यों नहीं लिखा? हमने e⁻x पे ही क्यों क्लोज कर दिया अपना फॉर्मूला? तो उसका रीज़न है, अगर हम लिखते हैं e⁻x इंटू log e, तो log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? e⁻x। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है? e⁻x इंटू log e की वैल्यू 1। तो ये e⁻x 1 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या हो जाता? e⁻x ही हो जाता। तो इसके लिए हमने इतना सिंप्लीफाई करने से अच्छा है सीधा हम अपना फॉर्मूला इधर ही e⁻x पे एंड कर देते हैं। बट log a की वैल्यू 1 नहीं होती, इसके लिए हम log a वैसे ही रहने देंगे। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। आपको एग्जांपल है ना, e⁻x का वैसा ही आएगा, y = e⁻x, तो आपको उसका डेरिवेटिव e⁻x ही लिखना है। बट a⁻x का एग्जांपल देखते हैं, उसमें थोड़े चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या है? a के जगह पे आपको कोई भी नंबर्स दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल y = a के जगह पे हमने ले लिया 4, a के जगह पे आपको नंबर दे दिया, रेज में आपको x ही लिखना है, रेज में x रहेगा क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला किससे रिलेट कर रहा है? देखो a⁻x से रिलेट कर रहा है, हाँ, तो हमें लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? d/dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव डाला तो राइट हैंड साइड में भी डालना है, d/dx ऑफ 4⁻x। 4⁻x कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है? a⁻x से। तो a⁻x का जो फॉर्मूला था वही हमें लिख देना है यहाँ पे। तो a क्या होता है? 4 है हमारा, तो 4 हमने आगे लिख दिया, 4⁻x, a⁻x 4⁻x सेम हमने लिख दिया, इंटू log लिखना था हमें, हमने log भी लिख दिया। अब हमने a लिखना था, बट यहाँ पे हमारा a 4 है, a हमारा यहाँ पर 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। दैट्स इट। ये भी फॉर्मूला आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने पहले ख़त्म किया अलजेब्रिक फंक्शन, फिर सेकंड नंबर पे हमने ख़त्म किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने 2 फंक्शन ख़त्म कर दिए। अब हमारे 2 फंक्शन और बचे हैं, जो है कांस्टेंट फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। वो हम आगे देखते हैं। अब थर्ड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में 2 फॉर्मूले हैं आपको। फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, d/dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ k = 0। अब हमने k को 0 क्यों लिया? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये बहुत ही इजी है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, कांस्टेंट की जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। अब कांस्टेंट हम किसे बोलते हैं? जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं वो सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। बट k तो हमारा वेरिएबल है, लेकिन k को ना रिप्रेजेंट किया जाता है कांस्टेंट से। k इज़ अ कांस्टेंट। आपको किधर पे भी क्वेश्चन में अगर k दिखे तो आपको उसे कांस्टेंट समझना है, तो उसका वैल्यू हमें लिखना है 0। देखो हमने नीचे क्या विथ रिस्पेक्ट टू x से हम k को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें x नहीं है। x नहीं है मीन्स वो 0 हो जाता है। k हमने रिप्रेजेंट किया है कांस्टेंट, तो इसके लिए हम 0 लिख देते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। तो दैट्स वाई d/dx ऑफ k = 0
के हमारा कांस्टेंट था, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया आपको y इज इक्वल्स टू के, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट डालना है दोनों के आगे पीछे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। d बाई डी एक्स ऑफ y, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y, एंड d बाई डी एक्स ऑफ k, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ k। अब dy बाई डी एक्स हम वैसे ही लिखते हैं, अब तक हम देखते आए हैं dy बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ k क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ k क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमें 0 लिख देना है। तो ये सम हमारा इधर ही ख़त्म हो गया। अब हमें इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू 4। अब मैंने आपको पहले बताया था 1 से लेके जितने भी नंबर है, 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट डाला, डिफ्रेंशिएट ऑफ y इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 4 मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 4। अब 4 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है डिफ्रेंशिएशन में, 0 होती है, तो हमने 0 लिख दिया, ये भी सम हमारा इधर ही ख़त्म हो गया। अब हम सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ के इंटू एक्स। इसका जो फॉर्मूला बनता है कि हमारा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन किसी x फंक्शन से या किसी भी फंक्शन से जिसमें x इंक्लूड हो, उससे अगर मल्टीप्लाई हुआ रहता है, देखो हमारा कांस्टेंट फंक्शन एक फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है, जुड़ा हुआ है मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें कांस्टेंट को ना आगे लेके जाना है, डिफ्रेंशिएशन से अलग करना है, हमें डेरिवेटिव के आगे लेके जाना है। तो के आगे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इंटू डेरिवेटिव वैसा ही रहेगा, x उधर बचा रह जाएगा, तो इधर ही x हमने लिख दिया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब के आगे क्यों गया हमारा, क्योंकि के हमारा कांस्टेंट था, ये रूल है एक, वेर के इज़ अ कांस्टेंट। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स दे दिया आपको, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों की जगह पे डेरिवेटिव डालना है यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स हो जाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, दोनों जुड़ा हुआ है कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट को हमें जोड़ कर नहीं रखना है, उसे हमें डेरिवेटिव के आगे लेकर जाना है। तो हम 4 को आगे लेके गए, तो क्या हो गया, 4 इंटू डेरिवेटिव x उधर का उधर ही रह गया। तो अब हमें क्या करना है, 4 को हमें कुछ डेरिवेटिव नहीं करना है, 4 को ऐसा ही रखना है। डेरिवेटिव हम किसको करते हैं, डेरिवेटिव के जो आगे फंक्शन रहता है ना, देखो डेरिवेटिव का आगे x फंक्शन है, 4 तो डेरिवेटिव को पीछे वाले फंक्शन को हम डेरिवेटिव नहीं करते, हम आगे वाले को करते हैं, तो 4 वैसे ही रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, x होता है, हमने पहले फर्स्ट फार्मूला ही पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू होती है 1, तो 1 हो गया। अब 4 इंटू 1 क्या हो गया, 4, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, दैट्स इट। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन भी यहाँ पर एंड होता है। अब हम देखते हैं फोर्थ फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का आंसर आता है 1 बाय एक्स, 1 डिवाइड बाय एक्स। बस आपको इतना याद करना है। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ऐसा क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पहले की तरह। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देना है d बाई डी एक्स ऑफ y, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिख देना है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। अब dy बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है, हमने ऊपर देखा डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1 बाय एक्स, तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। अब हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन भी ख़त्म हो गया। जैसे मैंने बताया था आपको 4 फंक्शन है, वो पूरे 4 फंक्शंस ख़त्म हो गए। बट यहाँ पे कुछ और ऐसे फॉर्मूलेज है, जैसे कि u एंड v टाइप्स फॉर्मूलेज। हम वो फॉर्मूलेज देखते हैं, u एंड v फॉर्मूलेज। d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। इसका फॉर्मूला होता है, आपको पहले v लिखना है, उल्टे से लिखना है आपको, v लिखना है आपको, फिर बीच में आपको डेरिवेटिव डालना है, d बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ, फिर बच गया हमारा u, तो u लिख देना है,
बस आपको इतना ही याद करना है, ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे इनटू है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब कि उनके बीच में इनटू की साइन है। अब मल्टीप्लाई की साइन और इनटू की साइन कैसे होती है, ऐसे होती है। तो हमें एक ट्रिक से हम ये समझते हैं, हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा। तो अगर आप इंटू को थोड़ा ऐसे घुमा देते हो आप ज़रा सा, तो इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इसके लिए यहाँ पे प्लस लिख दिया। ये आप समझने के लिए मैं ऐसा बता दे रहा हूँ ताकि ईजिली लर्न हो जाए आपको। तो हमने प्लस लिख दिया। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बोला था, अगर इतना लर्न हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यस, वो देखते हैं कैसे। आपको इसे उल्टा लिखना है। u को पहले लिख दिया हमने, इनटू u के बाद क्या था हमारा डेरिवेटिव था, डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव लिख दिया। फिर डेरिवेटिव के बाद क्या था हमारा v था, तो हमने v लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला ख़त्म हो गया। अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करना है। सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 3 इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं। वो दो फंक्शन कौन से दिख रहे हैं, एक तो एक्स क्यूब एक फंक्शन दिख गया आपको, और मल्टीप्लाई होकर उसमें दूसरा फंक्शन भी है लॉग एक्स। तो दो फंक्शन साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा जुड़े हुए हैं, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा हो गया u, ये हमारा हो गया v। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है u इंटू वी। तो हमें लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स ऑफ y, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ, यही लिख देना है आपको, u इंटू वी, दैट मीन्स एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब ये फॉर्मूला किससे रिलेट करता है हमारा, मैंने आपको बताया u इंटू वी से रिलेट करता है। दो फंक्शन साथ में जुड़े हुए हैं, वो मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में तो हमारा मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला बनता है वो u इंटू वी का बनता है। तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारा इसमें u ये है, v ये है, u हमारा ये है, v हमारा ये है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में देख के लिखते हैं, v हमें पहले v लिखना है, तो हमारा v ये है, v को हमने पहले लिख दिया log x। अब उसके बाद क्या लिखना है हमें डेरिवेटिव, तो हमने डेरिवेटिव भी लिख दिया d बाई डी एक्स। अब d बाई डी एक्स के बाद हमें क्या लिखना है, u को लिखना है। तो u हमारा क्या है, x क्यूब है, हमने x क्यूब को भी लिख दिया। तो हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया। मैंने जैसे आपको बताया था इसको उल्टा करके लिख देना है, वैसे यहाँ पे उल्टा करके लिख दो। प्लस डाला, प्लस क्यू डाला, मैंने ट्रिक से आपको बता दिया। इंटू को थोड़ा रोल करेंगे तो ये प्लस की साइन में कन्वर्ट होता है। अब यही जो आपने लिखा है इसको उल्टे से लिख दो, बस एक्स क्यूब को पहले लिख दो, इंटू डेरिवेटिव को फिर लिखो, फिर डेरिवेटिव के बाद लॉग एक्स लिख दो। बस इधर ये हमारा, इधर पे ये ख़त्म नहीं होता, हम इसको सिंप्लीफाई भी करना है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, फॉर्मूलेस को अप्लाई कैसे करना है वो बता रहा हूँ। इसके लिए हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और पूरे सॉल्यूशंस आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगे हर एक सम्स के। तो हमने फार्मूलाज भी देख लिया, फार्मूलेस के एग्जांपल भी देख लिया हमने, u इंटू वी का कैसे करना है। अब हम u इंटू वी का, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। y इज इक्वल्स टू 4 इंटू लॉग एक्स। इसमें भी दो फंक्शन जुड़े हुए हैं, दैट इज़ 4 एक फंक्शन है जो, और दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स। तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अब हम देखते हैं। वैसे तो ये हो रहा है, u हम 4 को ले सकते हैं, v हम log x को ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 4 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ जुड़ा हो तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, देखो हम आगे देखते हैं। पहले तो हमें लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने लिख दिया। तो हमें लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू लॉग एक्स, हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू लॉग एक्स। अब हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने वो क्या बताया था आपको आगे, मैंने बताया था जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो डेरिवेटिव से हमें उसको अलग करना रहता है, हमने उसको आगे लेके जाना रहता है। तो हमने उसको आगे लेके गए तो क्या हो गया, 4 हो गया आगे, इंटू डेरिवेटिव उसी जगह पे रहा, 4 डेरिवेटिव हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स। अब लॉग एक्स बच गया तो लॉग एक्स लिख दिया हमने, दैट्स इट। ये इधर ही ख़त्म हो जाता है। ये कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया कि आप u इंटू वी के फॉर्मूले में कंफ्यूज कब मत होना, जब कोई कांस्टेंट फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन दैट मीन्स कोई भी नंबर्स,
अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे आपको ये नहीं समझना है कि वो u इंटू वी है, नहीं, आपको समझना है कांस्टेंट फंक्शन का फॉर्मूला, कांस्टेंट आगे लेके जाना है डिफरेंशिएशन के, बस। अब हम सेकंड फार्मूला देखते हैं u इंटू यू और v का फॉर्मूला। तो हमने u और v का फॉर्मूला कौन सा देखा, फर्स्ट में u इंटू वी देखा, तो अब हम देखेंगे u डिवाइड बाई v, दैट मीन्स u बाई v। तो डेरिवेटिव ऑफ d बाई एक्स ऑफ u बाई v, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, u डिवाइड बाई v। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम आपने जो u इंटू वी में लिखा था ना, आपको वही लिखना है, इधर इतने पार्ट में वही सेम लिखना है, बस आपने इंटू में क्या लिखा था, प्लस की साइन लिखी थी, मैंने वो ट्रिक से बताया था आपको प्लस क्यों लिखना है, बस आपको u बाय v में आपको माइनस की साइन डालना है। वो माइनस की साइन वो भी मैं ट्रिक से आपको बता देता हूँ समझने के लिए। देखो हमारा जो डिवाइड का सिंबल है वो कैसा माइनस की तरह दिखता है, क्या दिख रहा है, ये माइनस की तरह, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। और डिवाइड बाय, हमने ये डिवाइड क्यों डालना है, क्योंकि u डिवाइड बाई v है, तो डिवाइड तो डालना पड़ेगा, डिवाइड डाल दिया हमने। और जो डिवाइड के नीचे था ना वही आपको लिख देना है, बस उस पर स्क्वायर डाल देना है, v स्क्वायर, तो हमारा u बाई v का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। अब ये फॉर्मूला किससे रिलेट कर रहा है, ये हमारा हो गया u हो गया हमारा डिवाइड बाय, ये हमारा हो गया v। तो इसमें u बाय v का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो हमें वही करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पे डेरिवेटिव डालना है y, और इसके भी आगे डेरिवेटिव डालना है d बाई डी एक्स ऑफ, ये लिख देना है आपको पूरा। अब ये हमारा रिलेट किससे हो रहा है, u बाई v से, तो u बाई v का आपको फॉर्मूला लिखना है इसमें। तो हमारा u, ये है हमारा u और ये है हमारा v, तो u बाई v। तो फॉर्मूले में देखते हैं हम, हमें पहले लिखना है v, तो हमारा v ये है, v लिख दिया हमने, v के बाद लिखना है हमें डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी लिख दिया हमने। अब डेरिवेटिव के बाद लिखना है हमें u, अब हमारा u क्या है, ये है u, x ई रेस टू एक्स, हमने u भी लिख दिया अपना, माइनस, अब माइनस की साइन थी माइनस, अब इसी को आप उल्टा लिख दो, x ई रेस टू एक्स हमने पहले लिख दिया, डेरिवेटिव भी लिख दिया हमने, अब इसको लास्ट में लिख दिया। अब हमारा u बाई v का फॉर्मूला क्या था, डिवाइड करके हमें v स्क्वायर लिखना है, तो हमने डिवाइड किया, हमारा v क्या है, ये है, तो v हमने लिख दिया, लेकिन हमें उसको स्क्वायर डालना है, तो हमने उसको स्क्वायर डाल दिया ब्रैकेट में करके, बस ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर है ये। अब हमने दो फॉर्मूले देख लिए, u इंटू वी, u डिवाइड बाई v। अब देखते हैं हमें दो फॉर्मूले और बचे हैं, दैट इज़ थर्ड और फोर्थ, u और v के फॉर्मूलेज यहाँ पर एंड हो जाएंगे। ये दोनों फॉर्मूलेज नहीं है, बल्कि ये बेसिक्स है, ये आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। देखो d बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो कोई भी दो फंक्शंस को, पहले तो आप ब्रैकेट अगर बंद रहता है तो आप क्या करते हो, आप पहले u को करते हो इससे मल्टीप्लाई, फिर उसी को आप v से कर देते हो मल्टीप्लाई। वही आपको इधर पे भी करना है, d बाई डी एक्स u के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस की साइन थी तो प्लस लिख दिया हमने। अब v के साथ करना है, d बाई डी एक्स ऑफ v, d बाई डी एक्स ऑफ v। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 प्लस 3x रेस टू 4। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, उनके बीच में कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v। तो u प्लस v रिलेट हो रहा है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कि ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स हो जाएगा ये। फिर डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स, ये पूरा है, उसी को लिख देना है हमें, x रेस टू 5 प्लस 3x रेस टू 4। अब ये किससे रिलेट कर रहा है, मैंने पहले बताया था आपको, u प्लस v से रिलेट कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 5 हो गया। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ 3x रेस टू 4। u प्लस वी का फॉर्मूला भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं u माइनस वी भी आपको वैसे ही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, बस साइन बीच में आपको माइनस डालना है। तो देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये u हो गया। अब
हमने माइनस लिखा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब वही वाला हम एग्जांपल लेते हैं जो इधर लिए थे, x⁵, बस यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, -3x⁴। तो ये कौन सा फॉर्मूला रिलेट कर रहा है, u माइनस वी, ये हम u एज्यूम करते हैं, ये v, ये u ले लिया हमने, ये v ले लिया, तो u माइनस वी फॉर्मूला बन रहा है ये। तो वही हमें करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d/dx ऑफ y, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव डालना है d/dx ऑफ, फिर आपको वही लिख देना है x⁵ माइनस 3x⁴। अब इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है जैसे ऊपर किया था, d/dx ऑफ x⁵ हो जाएगा, माइनस की साइन माइनस सी आ जाएगी, d/dx ऑफ 3x⁴ भी आ जाएगा, इधर पे ये एंड हो गया। तो अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे फॉर्मूलेस करेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है जैसे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में एक फॉर्मूला है, वो है मार्जिनल डिमांड। अब मार्जिनल डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, d/dp ऑफ d। अब हमने अब तक क्या देखते आया, d/dx लिखा रहता है हर जगह, बट यहाँ पे क्या लिखा है, d/dp लिखा है। ऐसा क्यों है वो हम देखते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं, अगर किसी भी, ये हमारा डिमांड एक फंक्शन है, ये फंक्शन के आगे मार्जिनल लिख के आ गया, मीन्स मार्जिनल क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो d/dp डेरिवेटिव होता है, हमने जैसे हम देखते हैं d/dx डेरिवेटिव होता है, वैसे ही अब यहाँ पे डिमांड वाले केस में d/dp डेरिवेटिव होता है। तो d/dp डेरिवेटिव हो गया, तो आपको लिखना है मार्जिनल की जगह लिखना है डेरिवेटिव, और डिमांड वैसे ही लिख देना है, d मीन्स डिमांड, p मीन्स प्राइस, p मीन्स प्राइस, d मीन्स डिमांड। अब ये हमने p क्यों लिखा है यहाँ पे, x क्यों नहीं लिखा, वो देखते हैं हम। तो आपको डिमांड के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो फॉर एग्जांपल के इधर से देखो, आपको डिमांड के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, d = 27p। पर हमें पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, y = x⁴। तो इसमें x इंक्लूड था राइट साइड में, तो इसके लिए हम विथ रिस्पेक्ट टू x लेते थे। तो हम नीचे क्या लेते थे, x, क्योंकि x इंक्लूड था। बट डिमांड के क्वेश्चन में हमारे पास राइट साइड में क्या इंक्लूड है, p इंक्लूड है। तो हमने क्या किया, d/dp, x के जगह हमने p ले लिया। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपके, कि जो राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल इंक्लूड होगा, आपको उसके रिस्पेक्ट टू वो वेरिएबल लेना है यहाँ पे। लेकिन हम इसको ट्रीट x के जैसा ही करेंगे, भले ही वो p हो गया तो क्या हो गया, ट्रीट उसको x के जैसे ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको ये फॉर्मूला समझ गया होगा, मार्जिनल मीन्स डेरिवेटिव, d/dp, दैट मीन्स d/dx वैसे ही ट्रीट करेंगे हम, d/dp डेरिवेटिव। मार्जिनल आपने लिख दिया पहले डेरिवेटिव, अब डिमांड बच गया तो आपने डिमांड वैसे लिख दिया d, दैट्स इट। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल d = 27p, ये हमें क्वेश्चन दिया है और बोला है फाइंड मार्जिनल डिमांड, दैट इज़ md। तो अभी हमें मार्जिनल डिमांड फाइंड करना है, तो अब हमने क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, p है, तो हमें p लिखना है। तो वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स d/dp ऑफ d, दैट मीन्स x के से ट्रीट करना है, मैंने आपको बताया, तो उसको वही बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ d, d/dp ऑफ d, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ d। अब यहाँ पे भी आपने जो लिखा डेरिवेटिव, वही आपको यहाँ पे भी लिखना है, d/dp डेरिवेटिव ऑफ 27p। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आगे जाता है। तो हम 27 को आगे लेके जाएंगे, 27 आगे आ गया, इंटू d/dp वैसे ही रहेगा, और p उधरी पे उधरी रहेगा। अब मैंने आपको पहले बताया कि p है तो क्या हुआ, हमें x के जैसे ही ट्रीट करना है। तो समझिए ये x है, एज्यूम कीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता, 1 होता, तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ p क्या होगा, हमारा 1 ही होगा, इंटू 1। डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता, तो हमने यहाँ पे p के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो p क्या होगा, 1 होगा। तो 27 इंटू 1 27, तो हमारा डेरिवेटिव क्या निकलता है, दैट मीन्स डेरिवेटिव निकला हमारा 27। तो मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव मीन्स मार्जिनल होता है डेरिवेटिव मतलब, लेकिन डिमांड उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, डिमांड। तो हमने डिमांड, ये जो
डी बाई डी पी लिखा है हमने, वो हो गया मार्जिनल और ये हो गया डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड हमारा क्या आया 27। तो आपको ऐसा लिख देना है दैट इज़ मार्जिनल डिमांड इज़ 27। आई होप आपको मार्जिनल डिमांड का फॉर्मूला समझ गया होगा। अब हमने देखा डिमांड फंक्शन में मार्जिनल डिमांड। अब हम देखते हैं सप्लाई फंक्शन में मार्जिनल सप्लाई। अब मार्जिनल सप्लाई मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिनल मीन्स डेरिवेटिव। तो आपको डेरिवेटिव लिखना है। तो क्या लिखना है, डेरिवेटिव डी बाय डी पी मीन्स डेरिवेटिव। अब जैसे कि हमने पहले क्या लिखा था डिमांड में, पी हमने लिखा था यहाँ पर, वैसे ही हमने पी यहाँ पर भी लिख दिया। वो क्यों लिखा उसका भी रीज़न वही है, हम वो आगे देखेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, मार्जिनल मीन्स डेरिवेटिव और एस बच गया सप्लाई, तो एस लिख देना है। यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है मार्जिनल सप्लाई का। अब मैंने वो पी क्यू लिखा वो देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, एस इज इक्वल्स टू 27 पी। तो आपको बोला रहेगा फाइंड एम एस, दैट मीन्स मार्जिनल सप्लाई। अब मार्जिनल सप्लाई तो आपको कैसे फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी लिखना है। क्यों, राइट हैंड साइड में आपको पी वेरिएबल दिख रहा है, तो आपको पी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट मीन्स यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव डालेंगे डी बाई डी पी ऑफ एस, यहाँ पे भी डेरिवेटिव डालेंगे डी बाई डी पी ऑफ 27 पी। तो डी एस अपॉन डी पी हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू, तो कांस्टेंट फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि वो आगे चले जाता है। तो 27 आगे गया, 27 इंटू डेरिवेटिव वैसा ही है और p उधर रह जाएगा। तो मैंने आपको बोला भले ही यहाँ पे p क्यों है, p है, लेकिन हमें उसको ट्रीट करना है x जैसे। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या लेते हैं आप, 1 लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ p भी क्या लेंगे आप, 1 ही लेंगे। तो 27 इंटू 1 क्या हो जाएगा 27। तो हमारा जो मार्जिनल डिमांड रहेगा वो 27 आ जाएगा। मार्जिनल जो सप्लाई रहेगा हमारा वो 27 आ जाएगा। जैसे हमने देखा था मार्जिनल सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, डी एस अपॉन डी पी। डी एस अपॉन डी पी आ गया ना हमारा, तो वही लिखना है आपको, मार्जिनल सप्लाई इज़ 27। अब तक हमने मार्जिनल डिमांड और मार्जिनल सप्लाई का फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं कॉस्ट के फॉर्मूलेज। टोटल कॉस्ट, जिसको हम टोटल कॉस्ट को डिनोट करते हैं सी से। टोटल कॉस्ट में फर्स्ट फार्मूला आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट, जिसको डिनोट करते हैं एमसी से। मैंने आपको पहले ही बताया मार्जिनल मीन्स क्या होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आपने लिख दिया डी बाई डी एक्स, कॉस्ट बच गया, कॉस्ट को हम सी से डिनोट करते हैं तो सी लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ सी, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहेगा, हमने डिमांड और सप्लाई में तो यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे एक्स क्यों लिया, वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में। जैसे आपने वहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखा था, वहाँ पे क्या दिया था, डिमांड डी इज इक्वल्स टू 27 पी दिया था, तो हमने यहाँ पे पी लिया था। बट यहाँ पे हमें अगर एक्स दिया है, वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होएगा। ये यहाँ पे एक्स दिया है तो हमें एक्स लेना है, तो हमने क्या किया, फाइंड एम सी, हमको बोला गया है कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करो और ये दे दिया है कॉस्ट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट साइड में एक्स है तो हम एक्स के थ्रू जाएंगे, एक्स लिखेंगे हम इधर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिखने का है, डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 27x। तो डेरिवेटिव ऑफ 27x क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही कांस्टेंट फंक्शन और कोई फंक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव से अलग करते हैं, हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो 27 आगे गया तो डी बाई डी एक्स वैसे ही लिख दिया हमने, एक्स तो वैसा ही रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 27 इंटू 1 कर दिया। देखो हमने 27 का डेरिवेटिव क्यों नहीं निकाला, मैंने आपको पहले बताया था कि डेरिवेटिव हमेशा डेरिवेटिव के आगे जो रहता है उसका निकालते हैं। ये तो 27 डेरिवेटिव के पीछे है, हम इसको वैसे ही लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 27 इंटू 1 27। तो हमारा ये क्या आ गया, डी सी बाई डी एक्स। डी सी बाई डी एक्स हमारा क्या फॉर्मूला है, डी सी बाई डी एक्स हमारा फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालने यहाँ पे बोला था, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा आ गया, मार्जिनल कॉस्ट इज़ 27। अब हम सेकेंड फार्मूला से भी देखते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यों लगाते हैं, अगर ये किस हिसाब से चेंज होते रहता है वो हम देखते हैं। अब सपोज़ आपको दे दिया c इज़ इक्वल टू 27t,
आपको बोल दिया फाइंड मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करो और हमें सी दे दिया है, टोटल कॉस्ट दे दिया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे क्या? नहीं, एक्स आप नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, टी दिया है, आप लिखोगे टी विथ रिस्पेक्ट टू, फिर टी लिख दिया आपने। तो टी से डिफ्रेंशिएट करने का है, डी बाई डी टी ऑफ सी, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आपने यहाँ आगे लिखा, फिर 27 टी लिख दिया। अब डी सी बाई डी टी हो जाएगा वो। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम x को ट्रीट करते हैं ना डेरिवेटिव के, वैसे ही t को भी करना है। तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट फंक्शन को आगे लेके जाना है इसके। तो कांस्टेंट फंक्शन आगे गया तो क्या हो गया, 27 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t। तो डेरिवेटिव ऑफ t डेरिवेटिव ऑफ x उसके जैसे ही ट्रीट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा, 1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता था, 1 होता था। तो इंटू 1 कर दिया हमने, 27 इंटू 1 क्या हो गया, 27। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी सी बाई डी टी हम किसे बोलते हैं, डी सी बाई डी एक्स या फिर डी सी बाई डी टी, आप चेंज करके देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी चेंज होते रहेगा। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया, मार्जिनल कॉस्ट हमारा आ गया 27। अब हमने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। एवरेज कॉस्ट को डिनोट किया जाता है AC से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, AC। उसका फॉर्मूला होता है C बाय एक्स। एक्स मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अब मैं ये फॉर्मूला का आपको मतलब समझाता हूँ, इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सपोज़ हम आइसक्रीम्स बनाते हैं, हमारी एक फैक्ट्री है, हम उसके अंदर आइसक्रीम प्रोड्यूस करते हैं। तो आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो एवरेज कॉस्ट हम उसे बोलते हैं, हमारा एक आइसक्रीम बनाने में कितना खर्च हुआ, हमारे पैसे कितने खर्च हुए। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब उसको फाइंड आउट करके मैं आपको बताता हूँ। देखो, C बाय एक्स हमारा एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है। तो हमारा सपोज़ टोटल कॉस्ट लगा आइसक्रीम्स बनाने में एक दिन में 100 रुपीज़। सपोज़ शॉर्ट नंबर्स ही लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी होगा। 100 रुपीज़ हमारा टोटल कॉस्ट लगा आइसक्रीम्स बनाने में, वो फैक्ट्री में एक दिन में। और हमने कितने आइसक्रीम्स बनाए, 5 आइसक्रीम्स बनाए बस। एक्स मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया हमने। तो कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम्स प्रोड्यूस किया हमने, 5। और हमारा टोटल उसमें जो कॉस्ट गया हमारा, वो कितना गया, 100 रुपीज़ गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 वैसे ही लिख दिया हमने। तो हमारा आंसर आता है 20। तो हमें एक आइसक्रीम का कॉस्ट कितना गया, 20 रुपीज़। तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया। मैंने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट मतलब एक आइसक्रीम का कॉस्ट, सिर्फ एक आइसक्रीम का, उसको बोलते हैं हम एवरेज कॉस्ट। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा हम ऐसा क्यों लिखे हैं, AC इज इक्वल टू C बाय एक्स। AC मीन्स हमें एक आइसक्रीम की कॉस्ट मिल जाए, बस एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाए उस नंबर ऑफ यूनिट्स में से। तो अब तक हमने टोटल कॉस्ट का भी फंक्शंस देख लिए, उसके जितने फार्मूलाज थे वो देख लिए। अब हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू के जितने भी फार्मूलेज हैं, अब हम वो सारे कवर कर देंगे। तो रेवेन्यू में फर्स्ट आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, पहले तो टोटल रेवेन्यू को डिनोट करते हैं हम R से। और जो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू डी, दैट इज़ P मीन्स प्राइस, D मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड। ये मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा, ऐसा फॉर्मूला हमने क्यों लिखा है। पहले आप इतना समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू P इंटू डी। अब हमने, जब मैं आपको टोटल कॉस्ट पढ़ा रहा था, तब हम वहाँ पे क्या बने थे, किसी फैक्ट्रीज़ में हम प्रोड्यूसर्स बने थे, आइसक्रीम प्रोड्यूस करते थे। बट अब यहाँ पर हम आइसक्रीम प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, हम यहाँ पर आइसक्रीम सेलर बनेंगे। ये समझने के लिए तो हम यहाँ पे सेलर बनते हैं, हमारी आइसक्रीम शॉप है और हमारा एक दिन का हमें अपना रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है वो हमें फाइंड करना है। हमारे पास कितने पैसे आए हैं वो पूरे एक दिन में, तो वो कैसे फाइंड होता है, ये फॉर्मूला डाल के। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे। देखो, P हमने सपोज़ हमने प्राइस रखा एक आइसक्रीम का 10 रुपीज़, प्राइस क्या रखा 10 रुपीज़, इंटू
डी मीन्स मैंने आपको बताया क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी में वो आइसक्रीम बिकी, कितनी क्वांटिटी में उसका डिमांड हुआ लोगों के द्वारा। तो कितनी क्वांटिटी में डिमांड हुआ उसका, सपोज़ 100, तो मीन्स हमारी 100 क्वांटिटी आइसक्रीम्स बिक गई, हमारी 100 आइसक्रीम्स बिक गई एक दिन में। एक आइसक्रीम का प्राइस था 10 रुपीज़, अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितनी प्राइस हमारा आइसक्रीम का था 10 रुपया और हमारी 100 आइसक्रीम बिकी, तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आता है 1000। तो हमारा एक दिन का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 1000 रुपीज़। अब ये हमें कैसे पता चला, हमें अपना अगर रेवेन्यू हमारे पास कितने पैसे आए वो एक दिन में वो पता करना है, तो हमने जो अपने आइसक्रीम के प्राइस रखी थी उसको और जितनी आइसक्रीम्स बिकी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड, मीन्स कितने क्वांटिटी में बिकी उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा रेवेन्यू आ गया, हमने एक दिन में कितना पैसा जनरेट किया वो आ गया। तो आपको टोटल रेवेन्यू समझ गया होगा। अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू। हमने टोटल कॉस्ट में क्या पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एवरेज रेवेन्यू। अब यहाँ पे हम क्या बने, आइसक्रीम सेलर बने। तो आइसक्रीम सेलर में एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एक आइसक्रीम की प्राइस हमने कितनी रखी है वो फाइंड करना है। हमने यहाँ पे देख लिया हमने क्या रखा है, एक आइसक्रीम की प्राइस 10 रुपीज़ रखा है, बट यहाँ पे हमें वो फाइंड करना है, हमें पता नहीं हमने कितना रखा है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज रेवेन्यू, एक आइसक्रीम की प्राइस कितनी है। तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे वो प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले हम देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है R/D। R/D ये फॉर्मूला होता है और हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। R मीन्स क्या होता है, देखो R का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, P/D, तो R की जगह हम P/D भी लिख सकते हैं और डिवाइड बाई D करके। और P ये कैसे आ गया मैं वो आपको समझाता हूँ। अगर ये D कैंसिल हो जाएगा तो P बच जाएगा, तो P आ गया। तो इसको 3 तरीके से हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई होके। अब मैं आपको तीनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। देखो अब हमने यहाँ पे देखो ऊपर ही देखो हमने अब एक दिन में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, R 1000 रुपीज़। तो हमने R क्या कितना जनरेट किया, 1000। R हमने 1000 जनरेट कर दिया। अब कितने क्वांटिटी में डिमांड हुआ, देखो डिमांड क्या हुआ 100। इसका मतलब ये है हमने एक दिन में 1000 रुपये कमाए, कितनी आइसक्रीम बेच के, 100 आइसक्रीम सेल करके। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो 2 0 कैंसिल होता है और बच जाता है 10। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या आ जाता है, 10। देखो मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज रेवेन्यू का मतलब एक आइसक्रीम का प्राइस क्या हुआ, तो 10 हुआ। देखो हमने यहाँ पे 10 लिखा था, देखो प्राइस हमारा निकल गया, उसी को बोलते हैं हम एवरेज रेवेन्यू। एक आइसक्रीम का प्राइस, एक आइसक्रीम की रेवेन्यू निकालनी हो, एक आइसक्रीम की प्राइस निकालनी हो अगर, तो हम ये फॉर्मूला डालते हैं। अब हम इसको सेकंड तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो P हमारा कितना था, 10 था, इनटू डिमांड कितना हुआ हमारा, 100 हुआ, अपॉन डिमांड क्या हुआ, 100 हुआ। तो अगर 100 कैंसिल होता है तो भी हमारा आंसर 10 आता है। देखो 10 आया। आप दोनों तरीके से फाइंड करोगे आपको 10 ही आंसर आएगा। और P देखो एवरेज रेवेन्यू को हम लोग P भी लिख सकते हैं, P भी बोल सकते हैं प्राइस। क्यों, हमारा प्राइस कितना रखा है हमने 10 रुपीज़, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस हो जाता है एवरेज रेवेन्यू। आई होप आपको एवरेज रेवेन्यू भी समझ गया होगा, क्लियर हो गया रहेगा एकदम अच्छे से। अब हम देखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट डिनोट करते हैं P से, एवरेज रेवेन्यू हम डिनोट करते थे AR से, और टोटल प्रॉफिट को हम P से डिनोट करते हैं। हम अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें एक दिन का, देखो सपोज़ हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, 1000 रुपीज़ जनरेट किया। अब उसमें हमारा खुद का कॉस्ट भी तो लगा, वो आइसक्रीम को किधर और से लाने में, वो आइसक्रीम के हमें कुछ कॉस्ट देने पड़े। वो कॉस्ट हम एज्यूम करते हैं, सपोज़ ये 1000 था, सॉरी, हम वो कॉस्ट एज्यूम करते हैं। हमारा खर्चा कितना लगा वो आइसक्रीम को लाने में, उसमें हमारा खर्चा लगा 500, 500। तो हम प्रॉफिट क्या रेवेन्यू को बोल सकते हैं, हम रेवेन्यू को क्यों नहीं बोलेंगे। हमने रेवेन्यू का मतलब क्या पढ़ा कि हमने एक दिन में कितने पैसे कमाए। हमने एक दिन में 1000 रुपीज़ कमाए थे, लेकिन वो क्या हमारा प्रॉफिट था, नहीं। हमारा प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, जिसमें से हम अपने खर्चे को हटा देते हैं। लेकिन इसमें हमारा कॉस्ट, हमारा जो खर्च था वो भी इंक्लूड था रेवेन्यू में 1000। लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है,
हम अपने खर्च को हटाते हैं। वो आइसक्रीम को लाने में हमें 500 लगे थे, तो हमने 500 को हटा दिए, मतलब माइनस कर दिए 1000 में से। तो हमने कितने कमाए? 500 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट आया 500 रुपीज़ का, क्योंकि 500 तो हमारा उस आइसक्रीम को लाने में ही चले गए थे। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू को माइनस कर देते हैं कॉस्ट से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो इतने ही फॉर्मूलेस थे डिफरेंशिएशन लेसन में, हमने सारे फॉर्मूलेस क्लियर कर दिए। अब इसके अगले वीडियो में आपको 9.1 और 9.2 के एक्सरसाइज दोनों मिल जाएंगे। उसमें हर एक सम्स इंक्लूड होंगे, कोई भी एक भी सम स्किप नहीं होगा। तो वो वीडियो आप टाइम से उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो इधर ही एंड होता है।